लिखेंगे कौन कौन दो दो है, उत्खनन और खुदाई, उत्खनन या खुदाई। या इसी को कहते हैं खुदाई। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि उत्खनन और खुदाई के कहने का मतलब कि जो आपका पूरा तात्विक स्रोत हो गई ना, तो इस पूरा तत्व स्रोत से कहें कि जिस क्या करते हैं भूमि के नीचे से खोद करके तत्व के अवशेष से पता लगाते हैं। तो यही कहा गया कि जो खुद पूरा तात्विक स्रोत जब हम प्राप्त करते हैं खुदाई के स्वरूप में, तो इस पूरा तात्विक स्रोत में हमारा क्या होता है, दो तरह से खुदाई की जाती है, समझ गए। एक होता है लंबवत और एक होता है क्षैतिज। एक लंबवत, एक आपका क्षैतिज, यही दो तरह से होती है। तो अब हम देखेंगे कि लंबवत और क्षैतिज खुदाई में क्या होती है। तो लंबवत और क्षैतिज खुदाई में होती है कि लंबवत अर्थी में होगा क्या कि जिसमें छोटा सा क्षेत्र को क्या करना है, जानकारी लेनी है, छोटा सा क्षेत्र उसको कहेंगे लंबवत। और क्षैतिज मतलब क्या है, एक विस्तृत क्षेत्र की अध्ययन करनी हो, एक विस्तृत क्षेत्र या विस्तृत शहर का, तो उसमें क्या कैसी खुदाई होगी, क्षैतिज। लंबवत मतलब समझ गए, लंबवत खुदाई मतलब कैसी खुदाई, मतलब कि लंबी आकृति की होगी और इस लंबी आकृति में एक डायरेक्ट छोटा सा अवशेष। क्षैतिज इकाई में होगा कि एक बड़ा क्षेत्र को जब कौन सा क्षेत्र, तो विस्तृत क्षेत्र, यही ना करेंगे विस्तृत क्षेत्र को। और इसमें लंबवत में क्या करेंगे, छोटे से क्षेत्र को, मतलब जो पूरा तत्व क्षेत्र है वहाँ छोटे से क्षेत्र के अवशेष से पता कर ले। यही एक स्रोत से किसकी पता चलती है, पूरा तात्विक स्रोत जो होता है, इससे क्या जो संस्कृति हमारी पहली होगी ना, कि जो कोई संस्कृति होगी, तब विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों के बारे में, विभिन्न क्या है, प्राचीन विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों के बारे में पता चलती है। यही किससे पता चलता है। तो अब जो खुदाई होगी तो कोई भी भूमि का क्षेत्र होगा वो ऊपर से नीचे की ही अवशेष होगा ना, ऊपर से नीचे की ओर खुदाई। तो वही कहा कि जो ये आपकी लंबवत है वो लंबवत क्या होगा, इस तरह से होगी, इसी तरह से ना होगा। तो जो इस तरह से जो ये ऊपर का परत का जो क्षेत्र हो गया, यही ऊपर का परत का क्षेत्र क्या कहलाया, नवीन, यही ना होगा। मतलब जो ऊपर की परत होती है उससे किसकी पता चलती है, नवीन संस्कृति की पता चलती है। नवीन संस्कृति के बारे में पता चलती। नवीन मतलब होता है आपका नया संस्कृति। इसको देख लिए निचली सतह। तो अब एक आ गया कि नवीन सतह है, उसके बाद क्या हो जाएगा, लंबवत खुदाई में सबसे निचली सतह। तो सबसे जो निचली सतह हो गई, सबसे निचली सतह हो गया। तो ये वाला आपका स्थल हो गया नीचे की सतह, हुआ ना निचली सतह। तो कहा कि जो निचली की सतह में सबसे नीचे से चले ऊपर की ओर, तो जो निचली सतह में है वैसी में कौन सी संस्कृति की पता चलेगी, तो उसमें प्राचीन संस्कृति। कौन सी संस्कृति, प्राचीन संस्कृति। मतलब कहने के मतलब हो गया पुरानी संस्कृति। ऐसी संस्कृति, पुरानी संस्कृति की बात किए सो, तो यही प्राचीन संस्कृति में होती है पुरानी संस्कृति। गेट बंद करिए ना, लाइट इस पे आ जाता है। पुरानी संस्कृति, प्राचीन संस्कृति। तो वही कहा कि सबसे सतह का अवशेष उस स्थल का जो सबसे क्या हो, प्राचीन संस्कृति की द्योतक हो, जो सबसे पुरानी संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है। यही लिखवाए थे पॉइंट। 3 पॉइंट क्या होगा कि लंबवत स्थल ऐसा कहता है जो पूरा तात्विक स्रोत से विभिन्न स्थलों में क्या होती है, प्राचीन संस्कृति के बारे में हमको बताती है। इस प्राचीन संस्कृति में जो सबसे ऊपर का सतह हो, किसकी सतह हो, ऊपरी सतह हो, उस ऊपरी सतह में किसकी पता चलेगी, तो नवीन संस्कृति की पता चलेगी। और सबसे जो निचली सतह हो गई, ये सबसे निचली सतह में किसकी पता चलेगी, तो प्राचीन संस्कृति या पुराचीन संस्कृति।
लंबवत क्षेत्र जो लंबवत खुदाई की जाती है, इस लंबवत खुदाई में कैसी खुदाई की जाती है, तो इस लंबवत खुदाई में छोटे सा क्षेत्र, कैसा क्षेत्र किया जाता है, छोटे सा क्षेत्र। क्षैतिज क्षेत्र में कैसा किया जाता है, तो विस्तृत क्षेत्र के रूप में, इस तरह से कि कोई स्तर होगा, किस स्तर पर, निश्चित स्तर पर। पहला कौन सी स्तर पे, निश्चित स्तर पे। कैसी, तो जो निश्चित स्तर है उस पे की जाएगी विस्तार पूर्वक, और जो जानकारी लेगी विस्तारित जानकारी। यही बात कह रहा है। तो सबसे पहले कह दिया कि जो क्षैतिज थी, इसकी क्षैतिज विस्तृत क्षेत्र है, तो क्या हो जाए कि जो स्थल है वो स्थल कैसी होनी चाहिए, एक निश्चित स्तर पर होना चाहिए। मतलब कि एक एरिया होगा ना कि सिंधु घाटी सभ्यता इतना दूर का क्षेत्र है, हड़प्पा क्षेत्र इतना क्षेत्र है, तो एक हड़प्पा का क्षेत्र हुआ और उसी क्षेत्र में पूरा विस्तृत जानकारी लेना है कि हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता थी कैसी। तो यही कह रहा है कि जो इसकी स्तर है वो निश्चित स्तर है ना, निश्चित। तो यही होगी कि जो उसका एरिया होगा वो निश्चित होगा, निश्चित स्तर पे होगी, और विस्तार क्षेत्र क्या हो जाएगा, निश्चित होगा। और कहा कि इससे क्या उपलब्ध करा सकते हैं, विस्तृत जानकारी। मतलब ज़्यादा से इस क्षेत्र के एरिया में कैसी जानकारी ले सकते हैं, एक विस्तारित जानकारी। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जब हमको प्राप्त करना है उस एरिया, जैसे सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम कौन सी खुदाई करेंगे, क्षैतिज खुदाई। हमको सिर्फ किसी स्थल के बारे में पता चला कि यहाँ पे कोई अवशेष है प्राचीन की खोज करनी है, जिससे कोई प्राचीन तत्व प्राप्त हो सके, तो उसमें कौन सी खुदाई करेंगे, हम लंबवत खुदाई करेंगे। यही ना कि क्षैतिज या लंबवत। क्षैतिज विद्या में कैसी होनी चाहिए, तो क्षैतिज में पहले बात कर दिया कि निश्चित स्तर पर होना चाहिए, विस्तार क्षेत्र होनी चाहिए और विस्तारित जानकारी, एक निश्चित विस्तार होना चाहिए। तो कहा कि जब क्या हो, एक निश्चित, यानी जब किसी संस्कृति का व्यापक, मतलब कि कोई संस्कृति है और उस संस्कृति का हमको क्या लेना है, किसी संस्कृति का व्यापक जानकारी। व्यापक जानकारी मतलब समझ गए ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सके। यही बात कहा था ऊपर, कौन सी जानकारी, व्यापक जानकारी। मतलब किसी संस्कृति के बारे में हमको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के रूप में हम कौन सी करेंगे, तो क्षैतिज खुदाई करेंगे। इस क्षैतिज खुदाई के स्तर के रूप में, इसमें जैसे में एग्जाम्पल में ले लिए कि किसमें क्षैतिज खुदाई की गई, तो जैसे में लिखिएगा हड़प्पा और सिंधु घाटी, सिंधु घाटी, हड़प्पा और सिंधु घाटी में कैसी खुदाई की गई है, सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, हड़प्पा एक निश्चित स्थल है ना, तो वही हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इसी के बाद को कहते हैं। इसमें कौन सी हो गई, क्षैतिज हो गई। तो अब जान गए कि ये एक विस्तारित और संस्कृति के रूप में कौन सी करेंगे, क्षैतिज। लेकिन जब किसी को काल की जानकारी चाहिए कि कौन सी काल का है, तो उस उत्खनन, मतलब काल हमको अवशेष पता करना है ना, कितना काल का है, सो कब का है। तो जब काल की बात हो, जो कालक्रम हमको बताता है, वो कौन सी उत्खनन हमको कालक्रम बताता है, तो लंबवत। कौन सी, लंबवत हमको क्या कहती है, कालक्रम की जानकारी देती है। तब कोई भी अवशेष को सीधा डालेंगे छोटा सा क्षेत्र से, और नीचे से जो भी हमारा स्थल से प्राप्त होगा पूरा तात्व से, उससे कालना ज्ञात हो जाएगी। तो काल ज्ञात करने के लिए कोई भी अवशेष से पता हो जाएगी उसका विस्तारित क्षेत्र क्या चाहिए। अब विस्तारित क्षेत्र के रूप में हुआ कि हमको उस संस्कृति में क्या क्या थी, जैसे हड़प्पा सभ्यता में गए, सिंधु तो नगर कैसा था, विकसित कैसा था, वस्तुएं कैसी थी, तो हमको पूरी सभ्यता की जानकारी थी। तब ज़्यादा क्षेत्र में तब न ज़्यादा वो अवशेष पता चलेगा। यहाँ तो सिर्फ एक अवशेष से हम काल निर्धारित कर सकते हैं, हो ना, एक पुरानी वस्तुएं मिली, तो इसीलिए कालक्रम ज्ञात करता है। क्या है, विभिन्न संस्कृतियों से जब कहे कि कालक्रम किस उत्खनन से ज्ञात की जाती है, तो कौन सी संस्कृति से, अति लंबवत से कालक्रम, किसी भी संस्कृति की क्या ज्ञात की जाती है, कालक्रम ज्ञात की जाती है। यही दो है। सो
तो यही दो हम देख लिए, उत्खनन खुदाई। अब पता चला ना कि पुरातत्व भी दो तरह से होती है, डायरेक्ट नहीं। पुरातत्व मतलब क्या है ना, समझते थे, मतलब किसी के अवशेष। पुरातत्व मतलब खुदाई, खुदाई की भी होती कितनी, दो तरह से। एक कौन सी, एक होती है लंबवत और एक होती है क्षैतिज विस्तृत। लंबवत मतलब हम समझ लिए छोटे से क्षेत्र को जानकारी के लिए, किसी संस्कृति की जानकारी के लिए लंबवत खुदाई करेंगे। लंबवत में क्या होगा, पुरातत्व विभिन्न संस्कृति या प्राचीन की अवशेष की पता चलती है, और इस प्राचीन अवशेष से संस्कृति को क्या होती है, कालक्रम को निर्धारित की जा सकती है, उसको क्या कहेंगे, लंबवत। लंबवत में ऊपर का क्षेत्र जो होगा, जो ऊपर का स्तर से, जैसे खुदाई चालू हुआ ऊपर पे स्तर है, उस ऊपर स्तर को हम क्या कहेंगे, नवीन क्षेत्र, नया संस्कृति। और जैसे ही नीचे की ओर सबसे नीचे का क्षेत्र होगा, उसको जब नीचे से अवशेष पता मिलेगी, उसको कहेंगे प्राचीन संस्कृति का। उसके बाद दूसरा कहा, जब विस्तृत क्षेत्र मतलब जहाँ पे एक विस्तृत क्षेत्र हो और उसका विस्तार जो क्षेत्र हो वो निर्धारित हो कि कितना दूर में एरिया है, उस पूरी एरिया को क्या किया जाता है, एक विस्तार क्षेत्र को जब खुदाई की जाती है तो वैसी खुदाई को कहा जाता है क्षैतिज खुदाई। और उस क्षैतिज खुदाई से कोई विस्तारित या ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक जानकारी के लिए, या व्यापक से ज़्यादा उस संस्कृति की जानकारी के लिए हम कौन सी खुदाई करेंगे, तो क्षैतिज खुदाई करेंगे। क्लियर है दोनों? चलेंगे नेक्स्ट। अब लिखेंगे अभिलेख नेक्स्ट। अब इस हम क्या पढ़ रहे हैं, मतलब कि प्राचीन इतिहास के जानने का स्रोत, कि हम प्राचीन इतिहास के, तो हम कहते हैं ना कि हर एक का सोर्स होता है वही प्रमाणित करेगा। तो हम इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है, जो पीछे डायग्राम पढ़े थे पिछला में पढ़े थे ना, नहीं पढ़े होंगे जाके वीडियो देख लीजिएगा। पीछे वाला में पढ़े थे कि पूरा जानकारी का एक डायग्राम। अब कहे थे ना कि उस पूरे डायग्राम को हम विशेष में बताएंगे क्या होता है पुरातत्व में, मतलब कैसे खुदाई करेंगे। तो चला ना कि पुरातत्व मतलब भूमि से अंदर से अवशेष को बाहर निकाला, वो भी ऊपर स्थल नीचे स्थल, पूरा हो गया डिफाइन, कैसी खुदाई होगी। सो उसके बाद अब कहते ना कि अभिलेख से जानकारी मिलेगा। अभिलेख मतलब क्या, कि जो अभिलेख के अंदर आता है, जैसे कि शिलालेख होता, अभिलेख हुआ, अभिलेख के अंदर आपका आ जाएगा शिलाओं स्तंभ। तो कहते हैं ना कि जो उसमें शिलाएं स्तंभ भवन होता है, उस पर क्या होती है, अवशेष अंकुरित की जाती थी, मतलब कि लिखी जाती थी पत्थरों से अंकुरित करके। तो वही जो अपना अभिलेख, तो उसी के अधीन आता है वो सब। और उसके अवशेष को जब खुदाई करके बाहर निकाली जाएगी तो उस पर लिखा हुआ अवशेष मिलेगा ना, जो अंकुरित करके लिखी गई थी। तो उस अवशेष से पता चलेगा कि कौन सा काल का है, क्या लिखा गया, उसका प्रशासन कैसी थी, लिपि कैसी थी। तो अब उस अवशेष से पता चलेगा। तो ये सब प्राचीन संस्कृति की जानकारी दे रही है। तो उसी का हम विशेषताएं या विस्तार लिखाते चल रहे हैं, जिससे आपको पूरा पता चल सके कि कैसे हम जाने, इतिहास कैसे जाना जाता है। समझ गए? लिखेंगे अभिलेख, मिटा अभिलेख कहते हैं ताम्रपत्रों, यही कह रहा है कि अभिलेख जो होती है वो अभिलेख क्या होती है कि शिलाएं होती है। सो स्तंभ तो बताएंगे शिला कैसी होती है, स्तंभ क्या होता है। आगे जब प्रागैतिहासिक काल से चलेंगे तब ना चलेंगे कि शिला इसका मिला उसमें, तो उसमें बताएंगे शिला की आकृति क्या, स्तंभ की आकृति क्या, भवन कैसे, उत्कीर्ण कैसी होती है। यहाँ पे सिर्फ हमको साक्ष्य बताना है कि किसके अधीन कौन आ रहा है, वो अभी चलता ही चलेगा। अभी तब सिर्फ अभी शुरू से जान रहे हैं, अब आगे चलेंगे। अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों और प्रतिमाओं पर क्या होती थी, उत्कीर्ण, मतलब उसको क्या होते थे कि उत्कीर्ण की जाती थी, उस पर लिखी जाती थी। वही लिखे हुए अवशेष से पता चलता है क्या, प्राचीन संस्कृति के बारे में। यही किस पे, शिलाओं पे, स्तंभों पे, ताम्रपत्रों पे और प्रतिमाओं पे क्या की जाती थी, उत्कीर्ण की जाती थी, उसी उत्कीर्ण के स्वरूप में। समझ गए? उत्कीर्ण के स्वरूप। नेक्स्ट है वो सबसे कौन सा अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख की बात की। सबसे प्राचीन अभिलेख किसकी अभिलेख है,
मध्य एशिया से मिला है हमारा बोगज कोई। मध्य एशिया से जो बोगज कोई अभिलेख मिली है, इसी अभिलेख से हमें को क्या है वैदिक देवता की जानकारी मिलती है। तो अब यही जो हम पढ़ते चलेंगे ना पीछे से, तो यही आगे से अब हम आपको बताएंगे कौन सी, कि जो आपका धार्मिक उदय होगा वैदिक सभ्यता से, उस वैदिक सभ्यता मतलब कि दो में आ जाएगा, एक ऋग वैदिक एक उत्तर वैदिक। वही आ जाएगा कि ऋग वैदिक के बाद उत्तर वैदिक काल आएगा वैदिक सभ्यता। तो वहाँ पर ईश्वरीय परंपरा चल रहा है, ऋग वैदिक तक काल में आएगा ना, तो वहाँ ईश्वर के द्वारा डायरेक्ट संचालित हो रही है। तो यही वैदिक देवताओं के रूप में आया ना, तो वही देवता के रूप में संचालित होगी। और उसके बाद आगे जा कर के क्या हो जाएगा कि वैदिक जैसे चालू हो जाएगा, और वहाँ के उत्तर वैदिक काल होगी। तो जैसे ईश्वरीय ये रूप से जब खत्म होगी ना, और उत्तर वैदिक में जब मध्य एशिया का एंट्री होगा, आर्य जब आएगा तो कहते ना सबसे सर्वश्रेष्ठ, तो आर्य आएगा तो अब वही धार्मिक रूप से कर्मकांड बदल जाएगी और लोग कृषि पे आधारित हो जाएंगे। तो अब जीवन संचार क्या हो गया, अर्थव्यवस्था परिवर्तित होगा। तो वहाँ पर जैसे धार्मिक कर्मकांड परिवर्तित होता है, तो वही धर्म में बुराइयाँ आनी चालू हो जाती है। तो वही धर्म के रिफॉर्म के लिए फिर से चालू, तो वही उस समय कहा जाता है कि वैदिक धर्म, अब वही आगे जा कर के जो आएगा तो वही रिफॉर्म होकर जब अरब आएंगे, जैसे अरबियन आता है उसके बाद पहले पारसी ये सब, तो वही उस समय में दो गो, एक हिंद अलग बनेगा। हिंद बनता है क्या से, हिमालय के क्षेत्र से, जो हिमालय से टच करती है वो हिंद। नद मतलब मिलता है जो हमारे यहाँ की नदियाँ है, उस नदी का संगम है, तो वही नदी के संगम से, तो जो सिंधु नदी पड़ता है ना, और जो सिंधु से सटी हुई पूरा, तो वही हिंद, हिमालय से ही से नद से नदिया, तो वही हिंद से बन गया। जब अरब आए तो वो प्रोनाउंसिएशन में कहे हिंदू, और जो यहाँ के लोग रहे उसको कहे हिंदू का स्थान, तो वही हिंदुस्तान। तो अब यहाँ से हम आपको सिखाएंगे कि हम सबसे पुरानी सभ्यता संस्कृति मानी जाती है भारतीय संस्कृति को, तो वही। तो गाना होगा ना कि जीरो दिया मेरे भारत ने, तो उसमें पूरा यही बात बोलता है कि जीरो दिया मेरे भारत ने, तब जाकर के दुनिया को गिनती आई, देता ना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, इस चांद और धरती को अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, कला जहाँ पहले खिली, कहा ना, प्रीत सदा के रीत सदा मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बता। तो प्रीत मतलब क्या है, हमारा भारत का अहिंसा प्रेम ही शुरू से है, और हमारा भारत का रीत है सबके साथ प्रेम की भावना है। तो वही कहता है जहाँ प्रीत सदा की रीत सदा, जहाँ रीत है प्रीत, वही भारत का हम बात बता रहे थे, यही भारत का हम बात बता रहे हैं आप लोग ना है। उसके बाद जिसके पीछे संसार चला, मतलब कहेगा ना जीरो दिया भारत ने, जब भारत की गिनती आई, जब दशमलव दिया था चांद सूरज की पता लगा, तो कला संस्कृति जहाँ पहले, जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा। मतलब हमारी जो लोकतांत्रिक ये कथा है ज्ञान, उसको संसार हमारे रूप की, और संसार हमसे अध्ययन करके तब संसार आगे आए, विकसित श्रेणी में खड़ा है। वैदिक देवता, वैदिक की देवता इंद्र, उसके बाद मित्र और वरुण और नासत्य, यही है। उस समय में वैदिक देवता में हुए, उसमें पढ़ाएंगे इंद्र, मित्र और वरुण और नासत्य क्या है, सबसे प्राचीन अभिलेख है। और इस प्राचीन अभिलेख क्या है, मध्य एशिया। तो जानते हैं मध्य एशिया बोगोस्कोई से मिली, तो मध्य एशिया से ही माना जाता है कि आर्य आए। और आर्य क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाएं, वही आर्य से जाकर के क्या हो जाता है, उत्तर वैदिक से चालू हो जाती है। तो इसीलिए बोगोस्कोई, और वहाँ से किसकी जानकारी मिलती है, वैदिक देवता से। वैदिक देवता में हमारा मिल जाता है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। क्लियर। अभिलेख से लिखिएगा, इनसे किसकी, ऋग्वेद की, क्या करने में मदद मिलती है, अभिलेख से इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। अभिलेख भारत में
भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख लिखिएगा, सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ का है? भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के अभिलेख को कहा जाता है। अशोक कौन है? पढ़ाएंगे, सम्राट है, जिसको कथा उसमें बताएंगे कैसे मौर्य वंश का सबसे विस्तृत क्षेत्र को फैलाने वाले अशोक, जो क्या है कि उनकी कहानी अशोका द ग्रेट होती है। तो क्यों उनकी अशोका द ग्रेट कहा गया, वो आगे जब सम्राट मौर्य साम्राज्य पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे कि किस तरह से उसको ग्रेट, क्योंकि वो क्या है हिंसा से अहिंसा की ओर चले गए थे, इसीलिए हिंसा से अहिंसा की ओर, मतलब कि पहले कहे थे ना उसमें कथा में है कि 99 भाइयों को मृत्यु कर दिए साम्राज्य को खड़ा करने के लिए। अब बाद में जब कलिंग की युद्ध हुई तो उस कलिंग के विद्रोह में क्या है शस्त्र त्याग दिए। तो उससे पहले भी उसकी नीति थी कि जब उतना भाई को वो अपने मार दिए कोदम निर्दय, उससे पहले सम्राट करने के युद्ध में कितने को लोग को मारे, अब उनको कलिंग युद्ध को देख करके हृदय परिवर्तित। तो अब वहाँ पे क्विक वो अब परिवर्तन करना चाहता है, नीति परिवर्तित होती है। साम्राज्य राजा और पूरा राजा बना देंगे, उसमें पढ़ते पढ़ते राजा वही बन सकता है जिसकी नीति परिवर्तित करनी आती हो। उसमें झूठा और सच्चा नहीं होता राजा बनने में। राजा परिवर्तित, राजा नीति का ही खेल है, वही राजा परिवर्तन लाएगा। तो वही वहाँ पे नीति परिवर्तित होगा कि उतना युद्ध के उससे पहले के कड़ी में तो हृदय परिवर्तित नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे हृदय परिवर्तित का क्या कारण था? तो वहाँ पे क्या है कि साम्राज्य इतना फैल सका है, चारों तरफ रक्तसार है, और कलिंग युद्ध में महिलाएं भी अब लड़ने के लिए तैयार हो गई। तो वो जान चुका किसी भी साम्राज्य को ज़्यादा दिन तक के युद्ध से हम नहीं लड़ सकते। अब सबसे ज़्यादा अब शासन तो हम फैला लिए, अब हमको पूरा भारत सम्राट पे हमारा अधीन हो गया, तब हम किस क्षेत्र पे जाएं? अब जो क्षेत्र विस्तृत फैली है उस क्षेत्र को क्या करना है? हमको अधीन रखना है, मतलब इसको अब रखना है, उस पर राज न करना है। अब बना ली इतना बड़ा विस्तृत क्षेत्र, तो वही नीति परिवर्तन था। अब सबसे अच्छा कौन? शांति, मतलब प्रेम से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा चला सकते, मार से ज़्यादा नहीं। तो अब वहाँ से वो हृदय परिवर्तित आती है, प्रेम करुणा आता है, बौद्ध धर्म में इंटर करते हैं, और वहाँ से अब वो क्या हो जाते हैं? अब हृदय परिवर्तित होती करती है, और वहाँ से वो अब शांति, तो अब वो लंबा समय तक साम्राज्य को चला पाते। लगातार युद्ध करुणा रहती, तो अब क्या होता कि साम्राज्य इतना फैलाते नहीं। तो अब उनकी नीति में जा करके पूरा देखेंगे जब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे अब यही होता है भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख, लगभग कितना ईसा पूर्व? 300 ईस्वी पूर्व में इसकी अभिलेख मिली है। सो हो गया क्या है कि भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख में कहा गया अशोक का अभिलेख 330 ईसा पूर्व। करना लिख लीजिएगा, D.R. भंडारकर, D.R. है, D.R. भंडारकर ने क्या किया कि D.R. भंडारकर ने बताएं क्या कि जो अशोक की जानकारी बताई है वो पूरा अशोक की जानकारी किस पे? तो अभिलेख के आधार पर ही। किसके आधार पर? अभिलेख के आधार पर ही पूरा बताने की कोशिश की है। कौन? D.R. भंडारकर ने। नेक्स्ट तो इसी के अंदर आता है स्तंभ लेख, है ना, अभिलेख के अंदर ही स्तंभ लेख। तो कहाँ का स्तंभ लेख है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? विदिशा से प्राप्त। कौन सा स्तंभ लेख? गरुड़ स्तंभ लेख। इस गरुड़ स्तंभ लेख से हमको द्वितीय शताब्दी है भागवत धर्म। मध्य भारत में भागवत धर्म, यही सब अभी सब धर्म पर आएंगे, चलेंगे ना तो सब धर्म के बारे में बोलेंगे। इसलिए हो गया ये स्तंभ लेख, विदिशा, गरुड़ अभिलेख, अति द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा इसका फैक्ट आता है, जोड़ते हैं कि इसका परिणाम आएगा आगे। स्तंभ लेख विदिशा, गरुड़ स्तंभ लेख द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व, मध्य भारत और भागवत धर्म।
तो उसके बाद ये स्तंभ लेख विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख पढ़ती 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व मध्य भारत और भागवत धर्म के बाद इससे जानकारी मिलती किससे, क्या मिला कि विकसित हुई है किस तरह से, इसका प्रमाण कौन देता है। तो यही कहा कि जो धर्म थी ना, तो इस धर्म पहले था तो इसी धर्म का भी प्रमाण कौन देगा, क्योंकि अभिलेख के बता में हम चल रहे हैं तो इस अभिलेख पुरातात्विक रूप से, तो इस स्वरूप से भी हमको क्या होता है, धर्म का प्रमाण मिलता है कि यहाँ पे खुदाई हुई। तो स्तंभ लेख से हमको प्रमाण मिला कि वहाँ पे कोई था और उस पे जो मिली स्तंभ लेख पे उस पे कौन धर्म का उत्कीर्ण था, तो भागवत धर्म का था। तो हमको इस काल में पता चल गया कि उस समय कौन धर्म की प्रचलन थी, भागवत धर्म की थी। मिला ना सर जानकारी। चलिए आगे। स्मारक और भवन। लोहे के परिषद का यही मिला है क्या, स्मारक और भवन में जो मिली है। अतरंजी खेरा से लोहे का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देवगढ़ से क्या हुआ, 10 अवतार मंदिर कहाँ पे, ललितपुर में। भीतर गांव का मंदिर कानपुर से मिला है। सुल्तानगंज से प्राप्त क्या हुआ है, बुद्ध की ताम्र। उत्तर भारत के मंदिर बना है नागर शैली में। उत्तर भारत में कौन सी शैली, नागर शैली। वेसर शैली। यही है। अब कहे कि क्या है कि जो मंदिर बनी है वो क्या है कि उसमें शैली प्रयोग हुई है किस रूप में है। तो अब कह दे कि नागर शैली क्या है, उत्तर भारत का जो नगर है उस कौन सी शैली की बनी हुई है, नागर शैली। ये उत्तर भारत हो गया, हुआ ना ऊपर की ओर, ये उत्तर भारत नागर शैली में बना है। जो मध्य का क्षेत्र है वो मध्य भारत में कौन सी शैली, वेसर शैली। और दक्षिण भारत में कौन सी शैली, द्राविड़ शैली। यही इसका निर्माण है। उत्तर भारत में नागर शैली की, दक्षिण भारत में द्राविड़ शैली की, और मध्य वाला का स्थान कौन सी शैली, वेसर शैली से। लिख लीजिएगा, जावा के कौन सा, बोरोबुदुर स्तूप, बोरोबुदुर स्तूप कौन सी शैली की बनी हुई है, नागर शैली की बनी हुई है। महायान बौद्ध स्तूप, महायान शाखा था ना, हीनयान महायान बौद्ध स्तूप दो बटा हुआ था। तो ये महायान शाखा का कौन सा स्तूप है, बौद्ध स्तूप है। जावा का बोरोबुदुर स्तूप महायान बौद्ध स्तूप, खजुराहो का
कंदरिया, खजुराहो का कंदरिया कौन सा? महादेव मंदिर। वो कौन सी शैली की बनी हुई है? नागर शैली। नागर शैली का कौन कौन बना हुआ है? तो आप देखिए उत्तर भारत का जो निर्माण हो नागर शैली का, मध्य वेसर शैली और दक्षिण में कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। अब कहा गई द्रविड़ शैली में क्या हो गया कि जो जावा का बोरोबुदुर स्तूप जो कौन सा है? महायान का बौद्ध स्तूप है सो, और खजुराहो का कौन सी? कंदरिया महादेव का मंदिर। ये किस शैली की बनी हुई है? नागर शैली की बनी हुई है सो। यही तक के कंप्लीट होता है। बाद में ये जो शैली है वो किस किस रूप में होती है उसके बारे में बताएंगे, कल आपको पढ़ाएंगे। अभी आपका बचा हुआ जो पूरा तात्विक अवशेष से पता चलता है, बताए थे ना, का मूर्तियाँ, उसके बाद वेदांग स्मृति, उसके बाद महाकाव्य से जानकारी मिलती है रामायण महाभारत से। अब रामायण का नाम कैसे पड़ा, महाभारत कैसे अवशेष मिली, महाभारत को भारत क्यों, उसका नाम क्यों पड़ा, भारत क्यों ही नाम रखी गई, महाभारत को महाभारत क्यों कहा जाता है, इस सब को कल पढ़ाएंगे। तब आपका पूरा धार्मिक ग्रंथ को विशेष स्रोत से जानकारी, साहित्य स्रोत की जो जानकारी है उससे स्पष्ट पता चल जाता है। इतना